अगर कोई फिल्म है जिसके फ्लॉप होने का दुख मुझे उसकी रिलीज के 2-3 साल बाद हुआ तो वो है बॉम्बे वेलवेट। आई रिमेंबर एक टाइम था जब मैं सिर्फ कमर्शियल हिंदी सिनेमा देखता था। उस समय विशाल भारद्वाज, आशुतोष गोवारिकर और इवन इम्तियाज अली की फिल्में मुझे आर्ट सिनेमा लगती थी। लेकिन इनमें से एक और नाम था जिसकी आर्ट फिल्में देखने से मैं कतराता था। मैंने 2014 या 15 में पहली बार वासेपुर देखी जस्ट बिकॉज मुझे कुछ लोगों को स्क्रीन पे गरियाते हुए सुनना था और मैंने एग्जैक्टली सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दिया। मैं बस फिल्म के कमर्शियल एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करते हुए बाकी पूरी स्टोरी टेलिंग में आंख खोल के सो रहा था। मुझे इतना कम ध्यान था कि जब मैं इस सीन में पहुंचा तो मुझे लगा कि असगर फैजल को धोखा देने वाला है। हाँ, मैं इतना डम व्यूअर था। लेकिन उसी टाइम के अराउंड बॉम्बे वेलवेट के बारे में बहुत सुनने में आ रहा था। जब मैंने करण जौहर को विलन के तौर पर कास्ट करने की बात सुनी और ये पता चला कि बेशरम के डायरेक्टर का भाई इसको डायरेक्ट कर रहा है तो मुझे लगा कि ये कोई रेट्रो कॉमेडी फिल्म होने वाली है। एंड देन मैंने बॉम्बे वेलवेट का पहला टीजर देखा एंड एज अ मसाला मूवी फैन मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था। बट डेफिनेट के रंग की तरह इवेंचुअली मेरा भी टेस्ट बदला और हॉलीवुड फिल्म्स देखकर थोड़ी समझ आने के बाद मैंने फिर वासेपुर देखी और इस बार समझ आ गया। फिर मेरा डायरेक्ट बॉम्बे वेलवेट देखने का मन था। लाइक एवरी कश्यप फैन मैं बहुत एंगेजिंग सिनेमा एक्सपेक्ट कर रहा था बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड लाइक एवरी कश्यप फैन। एंड फाइनली इस वीडियो के लिए मैंने दोनों फिल्में एक साथ फिर देखी। लेकिन इस बार मेरे पास जवाब था उस सवाल का जो पहली बार बॉम्बे वेलवेट देखते समय मेरे मन में उठा था। बॉम्बे वेलवेट का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म यही था कि फिल्म बहुत ही क्लीशेड यानी देखी दिखाई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनुराग कश्यप के हॉलीवुड इंस्पिरेशंस फिल्म पर हावी हो गए थे। जब हॉलीवुड इंस्पिरेशंस खत्म हो गए तो फिल्म पुरानी देवानंद स्टाइल बॉलीवुड थ्रिलर जैसे ट्विस्ट लाने लगी। हाँ, ये कर लो पहले। बहुत लोग कह रहे थे कि फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल थी, यानी वही यूजुअल स्टोरी लाइन जिसमें एक एम्बिशियस आदमी बड़ा बनने और अपना घर बसाने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। लेकिन मेरे मानने में बॉम्बे वेलवेट का बोरिंग होने का ब्लेम सिर्फ एक सिंपल स्टोरी पे नहीं डालना चाहिए। आई मीन जो भी बड़ी कमर्शियल हिट पिक्चरें हम देखते हैं वो सबकी स्टोरी बहुत सिंपल होती है। आई मीन दंगल एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की जर्नी दिखाती है जो कि बहुत कॉमन है, या फिर बाहुबली जो लिटरली शेक्सपियरियन और महाभारत स्टाइल किंगडम ड्रामा को पोर्ट्रे करती है जो हम सदियों से सुनते आए हैं। साला ये कहानी तो हमारे डीएनए में भी होगी बट फिर भी ये मूवीज को पूरी कंट्री और दुनिया ने अप्रिशिएट किया है जस्ट बिकॉज इन फिल्म्स ने एक सिंपल स्टोरी को यूनिक तरीके से बताया। एंड यही चीज बॉम्बे वेलवेट को बोरिंग बनाती है, एक सिंपल स्टोरी नहीं बताने का एक बोरिंग तरीका। वासेपुर की स्टोरी टेलिंग भी बॉम्बे वेलवेट से काफी सिमिलर है। दोनों केस में फिल्म के बैकग्राउंड रियल लाइफ घटनाओं पे बेस्ड है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में 1941 से 2004 तक माफिया और गैंगस्टर्स का एवोल्यूशन फिल्म का बैकड्रॉप है। वहीं बॉम्बे वेलवेट में 1949 से अर्ली 1970s में बॉम्बे का लैंड रिक्लेमेशन और कंस्ट्रक्शन फिल्म के बैकग्राउंड की तरह यूज किया गया है। दोनों ही फिल्मों की मेन स्टोरी काफी सिंपल है। वासेपुर एक सिंपल रिवेंज स्टोरी है, वहीं बॉम्बे वेलवेट लव स्टोरी और एक आदमी के राइज एंड फॉल की कहानी बताती है। दोनों ही स्टोरीज हम कई बार देख चुके हैं बट गैंग्स ऑफ वासेपुर हमें इसलिए सबसे अलग और एंटरटेनिंग लगती है क्योंकि जो ऑनर मतलब स्टोरी बताने का तरीका वासेपुर ने चुना वो उसने बखूबी निभाया, यानी एक क्राइम ड्रामा। एक क्राइम ड्रामा नरेट करने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन फिल्म हिस्ट्री में मेजरली 2 तरीके बहुत पॉपुलर हुए। एक जिसमें सिंगल कैरेक्टर की क्राइम वर्ल्ड में जर्नी दिखाते हैं और दूसरा जिसमें एक ग्रुप, कम्युनिटी या गैंग का क्राइम वर्ल्ड का सफर पोर्ट्रे किया जाता है। वासेपुर इस दूसरी कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है गॉडफादर, जिसको आए हुए लगभग 50 साल पूरे होने वाले हैं। मतलब ऑब्वियस है कि टाइम के साथ इसकी स्टोरी भी देखी दिखाई लगने लगी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, गॉडफादर को सब लोग अभी भी एंजॉय कर सकते हैं लेकिन अगर कोई वैसी ही क्राइम ड्रामा फिल्म उसी स्टाइल में बनाने की कोशिश करे तो फिल्म बहुत बोरिंग बनेगी। ऑल्दो वासेपुर की स्टोरी गॉडफादर से काफी मिलती जुलती है लेकिन इस स्टोरी को बताने का स्टाइल वासेपुर को यूनिक बनाता है। अनुराग कश्यप एक कॉमन फैमिली ड्रामा को एक और सब जॉनर ऐड करके और एंटरटेनिंग बनाते हैं जो कि है थ्रिलर। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी भी थ्रिलर को बनाने के लिए होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वासेपुर देखते वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। आई मीन ऑफ कोर्स हमें मालूम होगा कि खान फैमिली अल्टीमेटली रामाधीर से बदला लेगी ही, लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि कब कौन से कैरेक्टर क्या स्टेप लेगा।
पूरी फिल्म में इतने शॉकिंग मोमेंट्स होना इस बात का प्रूफ है। यानी वासेपुर अपने कॉमन ऑनर को एक सब ऑनर के जरिए एक फ्रेशनेस देती है। बॉम्बे वेलवेट के केस में यही चीज बिगड़ गई। बॉम्बे वेलवेट भी एक क्राइम ड्रामा है, लेकिन वो पहली कैटेगरी के अंडर आती है, यानी वो एक सिंगल इंसान की क्राइम वर्ल्ड में जर्नी नरेट करती है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल एल पचिनो की स्कारफेस है, जिसकी सिमिलैरिटीज हम बॉम्बे वेलवेट में क्लियरली देख सकते हैं। स्कारफेस को भी ऑलमोस्ट 40 साल होने जा रहे हैं, और क्योंकि बॉम्बे वेलवेट की स्टोरी लाइन स्कारफेस की स्टोरी लाइन से काफी सिमिलर है, इसलिए बॉम्बे वेलवेट को भी फ्रेशनेस के लिए एक इंटरेस्टिंग सब ऑनर की जरूरत थी। इस फिल्म में स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सिर्फ 2 ही सब ऑनर्स का यूज देख सकते हैं, थ्रिलर और रोमांस, और दोनों के ना वर्क करने की सिर्फ एक ही वजह है, कैरेक्टर्स। थ्रिलर सब ऑनर इसलिए नहीं वर्क करता क्योंकि बॉम्बे वेलवेट के कैरेक्टर्स वासेपुर की तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जॉनी पावर के नशे में खुद बर्बाद हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जॉनी का मेंटोर खम्बाटा उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब फिल्म बनते समय एक खबर आए कि करण जौहर को एज अ विलन कास्ट किया गया है, तो हम खम्बाटा से कोई हीरो तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्पेक्टर विश्वास पूरी फिल्म में बस इन्वेस्टिगेशंस के चक्कर काटता रह जाएगा, और एग्जैक्टली वही होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोजी सिर्फ एक आई कैंडी बन के रह जाएगी, और ऐसा नहीं होता है क्योंकि रोजी मर जाती है। फिर क्या, वो रीटा बन के वापस आती है और आई कैंडी ही रह जाती है। वासेपुर में देखें तो ये सारे एक्सपेक्टेड कैरेक्टर ट्रेड्स सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड हैं। जॉनी जैसा शॉर्ट टेम्पर्ड एम्बिशियस कैरेक्टर, शाहिद और इवन दानिश, रोजी जैसी शांत आई कैंडी, शमा परवीन और शुरुआत की दुर्गा, विश्वास जैसा इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर थानेदार गोपाल सिंह, खम्बाटा जैसा बिजनेस पार्टनर बना दुश्मन शमशाद। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बॉम्बे वेलवेट पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए अनुराग कश्यप के पास वासेपुर में 2 फिल्में थी और बॉम्बे वेलवेट में सिर्फ 1। और इतने कम टाइम में जहां इतने सारे गाने दिखाने हो, प्लस पूरी सिटी की ग्रैंडनेस महसूस करानी हो, प्लस उसके पीछे की पॉलिटिक्स भी एक्सपोज करनी हो, वहां इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और शॉकिंग ट्विस्ट देना नामुमकिन है। तो इसे ठीक सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, सब ऑनर चेंज करके, फिल्म को थ्रिलर के बजाय मिस्ट्री बना के। थ्रिलर और मिस्ट्री में मेनली यही डिफरेंस है कि थ्रिलर स्टोरी में हमें आने वाले ट्विस्ट का कोई क्लू नहीं मिलता, इसलिए हम एज एन ऑडियंस बैक सीट पर बैठकर सिर्फ ट्विस्ट एंजॉय करते हैं। वहीं मिस्ट्री स्टोरी में हमें आने वाले ट्विस्ट के क्लूज दिए जाते हैं, जिससे एज एन ऑडियंस हम एक पार्टिसिपेंट की तरह स्टोरी को एक पहेली की तरह सॉल्व करने में एंगेज हो जाते हैं। और ट्विस्ट आने पर हमें शॉक के साथ साथ एक सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिफीट और राइटर के लिए रिस्पेक्ट भी फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, वासेपुर के एंड में डेफिनेट का धोखा देना एक शॉकिंग ट्विस्ट है, जिसे हम थ्रिलर का पार्ट कहेंगे। लेकिन अगर हमें पहले बता दिया जाता कि कोई एक इंसान फैजल को धोखा देने वाला है, बोलना कौन मारेगा हमको, तो ये ट्विस्ट मिस्ट्री का पार्ट हो जाता। एलए कॉन्फिडेंशियल और चाइना टाउन जैसी फिल्में जो बॉम्बे वेलवेट बनाने के लिए अनुराग कश्यप की इंस्पिरेशंस थी, वो भी मिस्ट्री फिल्म्स ही थी। दोनों फिल्में बॉम्बे वेलवेट की तरह ही मेन स्टोरी के थ्रू एक पूरी सिटी की पॉलिटिक्स एक्सपोज करती हैं। बस फर्क ये है कि उन दोनों में शहर लॉस एंजलिस था और दोनों की मेन स्टोरी थ्रिलर के बजाय मिस्ट्री थी, जिसने बेसिकली दोनों फिल्मों के आउटडेटेड क्राइम ऑनर को एक नई फ्रेशनेस दी थी। जहां वासेपुर ने ये फ्रेशनेस अपने सस्पेंसफुल कैरेक्टर्स से दी, बॉम्बे वेलवेट भी ये फ्रेशनेस एक मिस्ट्री फिल्म बनकर अपने अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट से दे सकती थी। दूसरे सब ऑनर यानी रोमांस को एनालाइज करने से पहले मैं फिल्म से रिलेटेड कुछ चॉइसेस के बारे में बात करूंगा। फिल्म का स्केल बड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज गायब हो जाती है जो अनुराग कश्यप की फिल्मों को यूनिक बनाती है, नशा। कि नशा में, अरे नशा में गड़िया लोटे पके रोड पर हॉकी हटनी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब है रॉनेस। अनुराग कश्यप की फिल्मों को देखना हमें किसी की रियल लाइफ को देखने जैसा लगता है। ये उनके कैमरा मूवमेंट्स और परफॉर्मेंसेस को यूनिक वे में डायरेक्ट करने से अचीव होता है। जैसे वासेपुर में हम बहुत कम क्लोजअप्स देखते हैं, अगर क्लोजअप्स होते भी हैं तो वो दूर से जूम किए गए होते हैं। फिल्म में हैंडहेल्ड शॉट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और मोस्टली पूरी फिल्म को कैमरा ऐसे वे में कैप्चर करता है जिससे हमें लगे कि हम दूर से किसी की लाइफ में झांक रहे हैं। बॉम्बे वेलवेट में भी ऐसे शॉट्स हैं, लेकिन रिलेटिवली कम हैं, और अगर हैं भी तो वो वासेपुर की तरह एक वाइड व्यू नहीं कवर करते, जिसकी वजह से हमें एक बंधी हुई फीलिंग आती है जो वो रॉनेस खत्म कर देती है जिसके लिए अनुराग कश्यप जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इंडोर्स में फिल्म का सेट कैमरा को खुली तरीके से मूव करने की इजाजत नहीं देता होगा, और आउटडोर्स में यूजुअली ग्रीन स्क्रीन्स यूज हुई होंगी, जिसकी वजह से कैमरा बैकग्राउंड में नहीं जा पाया होगा। इतने स्टिफ कैमरा मूवमेंट से वो रॉनेस तो जाती ही है, बट साथ में सब कुछ बड़ा कंस्ट्रक्टेड या बना
बना बनाया लगता है, जो शायद और किसी स्टोरी में हेल्प करता बट एक अनुराग कश्यप फिल्म में नहीं। वासेपुर में कैमरे का इतनी यूनिक तरीके से मूव करने का एक रीजन था एक्टर्स का इम्प्रोवाइजेशन, जो कि बॉम्बे वेलवेट में ना के बराबर था। एक लौती ऐसी एक्टर थी जिसको बोला गया था कि तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगी। पेपर का रोल था ही नहीं, मेरे को मालूम था वो रोल में इम्प्रोवाइज करूंगा। ऋचा चड्ढा के नोट्स मैंने पहले दिन ही फाड़ दिए थे। आई जस्ट नीडेड एक्टर्स हु ट्रस्टेड मी एंड वर नेचुरल। सीन में सोल तभी आता अगर एक्टर्स अलाइव हो। एक्टर्स तभी अलाइव होते हैं जब वो रटे हुए नहीं होते, वो रिहर्स नहीं होते, वो जिंदा होते हैं। सो आई कीप देम अलाइव। तभी वासेपुर में ऐसा लगता है कि सब नेचुरली बात कर रहे हैं, वही बॉम्बे वेलवेट में सारे डायलॉग्स कंस्ट्रक्टेड और रिहर्स लगते हैं। ऑल्दो लिखे हुए डायलॉग्स भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो अनुराग कश्यप का वासेपुर का मैजिक नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्टूडियो और बजट इन्वॉल्व था। इसलिए शायद कैमरा मूवमेंट से लेकर डायलॉग्स तक सब कुछ प्रिपेयर्ड होने को कहा गया होगा। फिर भी फिक्स डायलॉग्स के साथ भी इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, बट पर्टिकुलरली एक पीरियड फिल्म में अगर एक्टर्स का एक्सेंट और डायलेक्ट सही हो तो। वासेपुर के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स यूपी बिहार रीजन से ही थे, इसलिए वो बिना डायलॉग भी फ्लुएंटली भोजपुरी में बोल ले रहे थे। ऑल्दो बॉम्बे वेलवेट में बहुत अच्छे एक्टर्स इन्वॉल्व थे, बट क्योंकि वो एक पारसी बैकग्राउंड से नहीं एक्सपोज थे, इसलिए इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग बैकग्राउंड के एक्टर्स अपने आप को दूसरे एरिया के रोल्स में ढाल नहीं सकते। ऋचा चड्ढा जो एक पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने एक बिहारन का रोल बखूबी निभाया, बट बॉम्बे वेलवेट में वो प्रिपरेशन शायद कम पड़ गई। ये डायलॉग्स की नेचुरलनेस भी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। एंड प्लस फिल्म में सब कुछ इतना वेस्टर्नाइज होने की वजह से जो एलियनेशन यानी डिटैचमेंट हमें फील होती है, उसको भी ये नेचुरल डायलॉग्स एक रिलेटेबिलिटी दे सकते थे। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कैरेक्टर्स और उनको परफॉर्म करने वाले एक्टर्स को डिस्कस करके फाइनली ये एनालाइज करेंगे कि बॉम्बे वेलवेट का रोमांस क्यों नहीं वर्क किया। तब तक के लिए नाइस टू मीट यू।